Everyone, welcome to the fifth lecture of JST preparation series. पिछले जो 4 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं सुने तो वो वहाँ से लिंक ओपन करके देख सकते हैं। So let's start our today's lecture. So the first question is from bio section. Blank are the elements without which the plants will not be able to complete its life cycle. वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके बगैर एक प्लांट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता? ऑप्शन है हमारे पास फर्टिलाइजर्स, माइक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स एंड एसेंशियल एलिमेंट्स। तो बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स दोनों आ जाते हैं और वो प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल के लिए जो है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उसकी जर्मिनेशन से लेकर रिप्रोडक्शन के लिए वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स में मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स दोनों आ जाते हैं। सो दी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? एसेंशियल एलिमेंट्स। अब इसमें माइक्रो एलिमेंट्स भी आ जाते हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि सपोज माउस इज नॉट वर्किंग, ओके। जैसे कि आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर, जिंक, ये स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं जिनको माइक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है। और मैक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं वो लार्जर अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। सो अगर यहाँ पे हम बात करें कि वो एलिमेंट्स जिनके बगैर प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो इनकम्प्लीट हो जाती है, तो वो एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, उनके अंदर माइक्रो एंड मैक्रो दोनों आ जाते हैं। बाकी अगर हम फर्टिलाइजर्स को देखें तो फर्टिलाइजर्स बेसिकली प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। अगर हम फर्टिलाइजर्स को ऐड ना भी करें तो भी प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, एसेंशियल एलिमेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास another question related to botany. Blank is a technique where the plants are grown with their roots suspended in the air. वो कौन सी टेक्निक है जिसमें प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है और उनकी रूट्स सॉइल में नहीं होती, एयर में सस्पेंड की हुई होती हैं? तो एक मॉडर्न जो मेथड है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उसको कहा जाता है एरोपोनिक्स। एरो मीन्स एयर एंड पोनिक्स मीन्स कल्टीवेशन, मीन्स ग्रोइंग इन एयर। तो एक एरोपोनिक्स एक मॉडर्न जो टेक्निक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है विदाउट सॉइल। सॉइल की नीड नहीं होती, वाटर की नीड नहीं होती। यहाँ पे प्लांट्स को जो है एक वेसल में रखा जाता है, उनकी लीव्स या उनके जो रूट्स हैं वो एयर में सस्पेंडेड होते हैं और टाइम टू टाइम उनको एक स्प्रे किया जाता है। उस स्प्रे में क्या होते हैं, एसेंशियल जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए लाजमी होते हैं। और जो लीव्स हैं वो भी बाहर होते हैं, वो भी एयर में होते हैं और वो डायरेक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब एरोपोनिक्स को अगर हम देखें, जैसे ट्रेडिशनल कल्टीवेशन को देखें, ट्रेडिशनल फार्मिंग को देखें, तो उसमें प्लांट को हम सॉइल में रखते हैं, देन उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सॉइल को देखा जाता है कि कहीं वो इनफर्टाइल लैंड तो नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी को चेक किया जाता है, स्पेस हो हमारे पास। तो उसके मुकाबले में एरोपोनिक्स से जो है वो फास्टर ग्रोथ होती है, पानी की बचत होती है, विदाउट सॉइल जो है, नो सॉइल रिक्वायर्ड, विदाउट सॉइल हम इजीली प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। बाकी जो इसके जो थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं वो ये होंगे कि इसमें जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग, एंड इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है जो बार बार स्प्रे किया जाता है, मिस्टिंग सिस्टम जो होता है उसके लिए, और इस टेक्निक के लिए हमें स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। तो बेसिकली वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो टेक्निक जहाँ पे रूट्स जो है वो एयर में सस्पेंडेड होती हैं उसको कहा जाता है एरोपोनिक्स। So next is deficiency of blank causes the leaves to develop a dark green coloration. किस चीज की कमी की वजह से प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो डार्क ग्रीन कलर उनका हो जाता है? तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी जब भी होती है प्लांट्स में तो उसकी वजह से प्लांट्स के ऊपर या तो डार्क ग्रीन कलर हो जाता है या पर्पल कलर हो जाता है।
तो जब भी डार्क ग्रीन कलर के लीव्स हो जाते हैं या पर्पल लीव्स हो जाते हैं, इट मीन्स के फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ में कमी आ जाती है, रूट डेवलपमेंट पुअर हो जाती है, और जो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें, तो पोटेशियम की जब डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से लीव्स की जो मार्जिन्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं, और जबकि सोडियम जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है, इसकी कमी की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ता प्लांट पे। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, फास्फोरस। फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से लीव्स का जो कलर है वो डार्क ग्रीन हो जाता है। ओके, so next we have another question related to the photosynthesis of plants. अब photosynthesis basically वो process होता है जिसमें जो green plants होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, and they produce their own food, और जो चीज़ वो यूज़ करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का होता है, जिसके रिजल्ट में क्या बनाते हैं, एक तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और दूसरा ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रॉ मटेरियल कौन सा है, तो बेसिकली रिएक्टेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर जो है वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो प्लांट सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनमें ये प्रोसेस होता है, और उनकी जो जनरल इक्वेशन है वो ये है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Next, we have another question related to photosynthesis. Cells that are responsible for photosynthesis in plants. अब plants के अंदर जब photosynthesis होती है तो कौन से cells में होती है, कौन से cells की वजह से होती है, तो plants के अंदर जो mesophyll cells होते हैं, मेसोफिल सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जबकि अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें तो जो हमारे मेसेंचाइमा सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली सपोर्टिव सेल्स होते हैं, ये जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जबकि ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है लीव्स की, ये भी जो है वो फोटोसिंथेसिस में पार्ट नहीं लेते, ये प्रोटेक्शन का काम होता है इनका। और जबकि जाइलम सेल्स को देखें तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती हैं, ये जो है रूट्स से लीव्स तक वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जबकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं मेसोफिल सेल्स। ओके, so next we have another question related to botany section, and name the vitamin whose gene is inserted in rice plant for creating genetically modified rice variety. अब रिसेंटली साइंटिस्ट्स ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वैरायटी डेवलप की है जो कि गोल्डन राइस के नाम से जानी जाती है। अब जनरली अगर हम राइस देखें तो उनमें विटामिन ए नहीं होता। अब जो साइंटिस्ट ने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस की वैरायटी जो डेवलप की है, उसमें बेसिकली क्या किया जाता है, उसमें विटामिन ए का जो प्रीकर्सर है बीटा कैरोटीन, उसको जो है वो इंसर्ट किया जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो रिमूव हो जाती है। मोस्टली कंट्रीज में विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से काफ़ी सारी डिजीजेज होती हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, इंक्रीज चाइल्ड मोर्टेलिटी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी को रोकने के लिए गोल्डन राइस को जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस वैरायटी है उसको डेवलप किया गया है, और उसके अंदर जो विटामिन डाला जाता है, जो इंसर्ट किया जाता है, वो विटामिन ए इंसर्ट किया जाता है। बीटा कैरोटीन जो कि प्रीकर्सर है विटामिन ए का, उसको इंसर्ट किया जाता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो विटामिन बी जो है वो इंसर्ट नहीं किया जाता। विटामिन सी जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, प्लांट्स में नेचुरली होता है, और विटामिन के भी गोल्डन राइस से रिलेटेड नहीं है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए, विटामिन ए। Okay, next we have another question related to vitamins. Which of the following is a fat soluble vitamins? vitamins हमारे पास जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास वाटर सोल्यूबल vitamins जो कि वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं,
और बॉडी में स्टोर नहीं होते। और दूसरे हमारे पास होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो कि हमारी बॉडी में लिवर में और फैटी एसिड्स में स्टोर हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते। तो हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो भी रिमेनिंग विटामिन्स हैं हमारे पास, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इसको बेसिकली जो एब्रीविएशन इसका जो है जिससे याद किया जाता है वो है एडेक। एडेक याद कर लें आप, एडेक हो जाएगा फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। जबकि विटामिन बी की जो भी वेराइटीज होंगी, बी1 हो गया, बी2, बी6, बी12, बी3, जो भी विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स होगा वो वाटर सॉल्युबल होगा, और विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल होगा। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। तो फिर विटामिन बी वाटर सॉल्युबल है, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी12 भी वाटर सॉल्युबल है, जबकि विटामिन के इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, नेक्स्ट इज सिमिलर क्वेश्चन रिलेटेड टू वाटर सॉल्युबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो अभी हमने देखा कि विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी12, ये सारे जो हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। Okay. Next, we have the condition created due to the deficiency of niacin is called blank. नियासिन जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बेसिकली विटामिन बी3। विटामिन बी3 के कॉम्प्लेक्स को नियासिन कहा जाता है। इसको निकोटिनिक एसिड और निकोटिन अमाइड के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो इससे जो डिजीज जो डेवलप होती है वो है पेलाग्रा। पेलाग्रा डिजीज जो है वो विटामिन बी3 या नियासिन की डेफिशिएंसी से जनरेट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली स्किन इन्फ्लेमेशन हो जाती है, डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। और अगर इनको ट्रीट ना किया जाए तो डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। जबकि अदर ऑप्शंस को अगर हम देखें, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये गम्स की डिजीज है, इसमें गम्स से ब्लीडिंग होती है, गम्स हमारी वीक हो जाती हैं। ऑप्शन बी रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, ये बोन्स की डिजीज है। और ऑप्शन डी जो है वो पेर्निशियस एनीमिया, ये विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से होती है। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से पेर्निशियस एनीमिया होता है। जबकि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि नियासिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो वो पेलाग्रा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, नेक्स्ट we have which of the following vitamins serves as a hormone precursor। अब इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि एज अ हार्मोन प्रीकर्सर यूज होता है। अब हार्मोन प्रीकर्सर बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बॉडी के अंदर जाके जब वो एक्टिव होता है तो हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब विटामिन डी जो है हमारे पास वो एज अ प्रो हार्मोन, हम कह सकते हैं कि विटामिन डी एज अ प्रो हार्मोन काम करता है। प्रो हार्मोन या उसको हम हार्मोन प्रीकर्सर भी कहते हैं। जब ये बॉडी के अंदर एक्टिवेट होता है तो ये कन्वर्ट होता है कैल्सिट्रायोल में। कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट होता है जो कि एक हार्मोन प्रीकर्स, जो कि एक हार्मोन की तरह काम करता है। ये कैल्शियम एंड फास्फोरस की मेटाबॉलिज्म को जो है वो रेगुलेट करता है। जबकि अदर ऑप्शंस को हम देखें तो विटामिन ए जो कि विजन के लिए आंखों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हार्मोन प्रीकर्सर नहीं है। विटामिन सी एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है, ये हार्मोन प्रीकर्सर नहीं है। और जबकि विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम में आता है, ये भी हार्मोन प्रीकर्सर नहीं है। तो विटामिन डी जो है बेसिकली वो एज अ हार्मोन प्रीकर्सर यूज होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट वी हैव लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के 4 मेन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले एग। एग जो है वो एग से फिर आपका जो है वो एग हेच होता है लार्वा में। लार्वा को कैटरपिलर भी कहा जाता है। और ये फिर जो है लीव्स को खाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है। देन ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ा लेता है जिसको कहा जाता है प्यूपा।
प्यूपा कहें हम इसको, या इसको हम क्राइसेलिस भी कह सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज क्राइसेलिस। देन ये प्यूपा जो है वो कन्वर्ट होता है एक एडल्ट बटरफ्लाई में। तो बेसिकली ये चार जो हैं वो मेन स्टेजेस हैं बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के। एग, देन एग इज कन्वर्टेड इनटू लार्वा, लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू प्यूपा, प्यूपा इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू एडल्ट बटरफ्लाई। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग, देन कैटरपिलर, लार्वा जिसको कैटरपिलर कहा जाता है, देन प्यूपा, देन बटरफ्लाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, नेक्स्ट वही है अब दी पंपिंग स्टेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें से कौन सा ऑर्गन एज ए पंपिंग स्टेशन काम करता है, तो ये हम सबको पता है कि हार्ट जो है वो एज अ पंपिंग स्टेशन काम करता है। ये पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनको ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Then the total number of bones in an adult human being। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो होती हैं 206। 206 टोटल बोन्स होती हैं एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, जबकि न्यूबॉर्न इन्फेंट, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स ज्यादा होती हैं, अराउंड 270 टू 300। अब कहीं कहीं आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 300 लिखा हुआ होता है तो वो भी सही होगा, कहीं कहीं 270 का ऑप्शन होता है तो वो भी सही होगा। बच्चा जैसे एक पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसमें नंबर ऑफ बोन्स ज्यादा होती है, 270 से लेके अराउंड 300 तक उसमें बोन्स पाई जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे डेवलपमेंट होती जाती है, बेबी ग्रो होता जाता है, तो मोस्टली उसके स्कल में और उसके स्पाइन में जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज होती जाती हैं, और फिर जैसे ही एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट होता है बच्चा, तो उसकी जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो 270 से कन्वर्ट होके 206 पे आ जाती है। तो न्यू बॉर्न बेबी में आपके जो बोन्स होंगे वो अराउंड 270 टू 300 होंगे, ज्यादा होंगे, और जबकि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में आपकी जो नंबर ऑफ बोन्स होंगी वो होंगी 206। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 270। ओके, नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू फिजिक्स में भी आ जाता है ये, आपका केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आ जाता है। When a liquid is placed in a container, the pressure applied to the fluid by the container is equal throughout the container is the statement of। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर कोई भी आपका फ्लूइड है, लिक्विड है, उस पे अगर ये इनक्लोज्ड है पूरा कंटेनर, उस पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं सपोज, तो ये प्रेशर इक्वली हर डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। ये किस लॉ की स्टेटमेंट है, कौन सा लॉ ये कहता है कि जब भी हमारे पास फ्लूइड होगा, कंटेनर में इनक्लोज्ड होगा, उस पे जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर इक्वली हर डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। तो ये पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट है। पास्कल्स लॉ कहता है कि जब be a liquid is placed in a container, the pressure applied to the fluid by the container is equal throughout the container। अब यहाँ पे जो पास्कल लॉ बेसिकली अप्लाई होता है वो फ्लूइड पे अप्लाई होता है। अब फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड ऐसी चीज होती है समथिंग विच इज एबल टू फ्लो, कोई भी चीज जो फ्लो करे, और फ्लूइड में आपका गैस भी आ जाती है और लिक्विड्स भी आ जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो पास्कल्स लॉ की है। अदर ऑप्शंस को अगर हम देखें तो एक हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में भी, मैंने डिस्कस किया था, आप पिछले लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ये चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है। एवोगेड्रोस लॉ ये कहता है कि अगर तो टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या सेम नंबर ऑफ एटम्स। और ग्राम्स लॉ जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा सी, पास्कल्स लॉ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू पास्कल्स लॉ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स प्रिंसिपल द प्रेशर अप्लाइड एट अ पॉइंट is same or equal in all direction of enclosed what at a point is base, यहाँ पे is होगा, is same। यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होता है। तो वो प्रेशर किस चीज पे अप्लाई किया जाता है,
पास्कल्स लॉ किस चीज के लिए है? तो पास्कल्स लॉ बेसिकली फ्लूइड्स के लिए है। अभी मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जब भी प्रेशर किसी फ्लूइड पे अप्लाई किया जाएगा, अब फ्लूइड में आपका गैस भी आ जाएगा, फ्लूइड में आपका लिक्विड भी आ जाएगा, तो जब भी हम किसी भी फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा हर डायरेक्शन में, वो उसको कहा जाता है पास्कल्स लॉ। सॉलिड की बात नहीं की जा रही, गैस की बात नहीं की जा रही, प्लाज्मा की बात नहीं की जा रही, गैस की बात की जा रही है बिल्कुल, लेकिन लिक्विड्स भी आ जाते हैं पास्कल्स लॉ में, तो ओनली गैस की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्लूइड, जिसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, आपका गैस भी आ जाएगा और लिक्विड भी आ जाएगा। ओके, next we have a question related to physics. A unit of pressure equal to 1 Newton per square meter is known as. अब pressure हमें पता है कि pressure is equals to force per unit area. previous lectures में हम discuss कर चुके हैं, previous lectures आप देख सकते हैं, link मैंने description box में दी हुई है। pressure is equals to force per unit area. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर force 1 न्यूटन है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, इट मीन्स अगर प्रेशर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अप्लाई हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 1 पास्कल भी कहते हैं। पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? पास्कल के बराबर हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अदर ऑप्शंस को देखें, वोल्ट, तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, जोल जो है वो एनर्जी या वर्क का यूनिट है, और हेनरी जो है वो जो इंडक्टेंस होती है इलेक्ट्रिसिटी में उसका यूनिट है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज बी, पास्कल। Okay, next we have a reflecting telescope consist of. अब reflecting telescope में basically एक तो प्राइमरी मिरर्स यूज होती हैं जो कि लाइट को कलेक्ट करके फोकस करती हैं, और दूसरा उसमें सेकेंडरी मिरर्स यूज होती हैं जो कि लाइट को रीडायरेक्ट करती हैं टू द आई पीस और कैमरा। सो ओनली ये सिंगल मिरर नहीं होगा, मैनी लेंसेस नहीं होगा, प्रिज्म नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिरर। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है उसके अंदर दो टाइप्स ऑफ मिरर यूज होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिरर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Then next we have what is acoustics. Acoustics basically physics की branch है and it deals with the study of sound. Science of sound is known as acoustics. अब इसमें साउंड की प्रोडक्शन, साउंड की ट्रांसमिशन, साउंड के जो इफेक्ट्स हैं, साउंड वेव्स, इको, नॉइज कंट्रोल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ भी रिलेटेड टू साउंड, वो सारा कुछ आपका अकाउस्टिक्स में आ जाता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है साइंस ऑफ वेव्स। अब साइंस ऑफ वेव्स एक ब्रॉड कैटेगरी हो जाती है। अब साउंड, इसमें सारी वेव्स आ जाती हैं, वाटर वेव्स भी आ जाएंगी, लाइट वेव्स भी आ जाएंगी, साउंड वेव्स भी आ जाएंगी। तो ये स्पेसिफिकली साउंड से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। साइंस ऑफ लाइट जो है उसको ऑप्टिक्स कहा जाता है, और साइंस ऑफ रेडियोग्राफी उसको रेडियोलॉजी या समथिंग रिलेटेड टू इमेजिंग कहा जा सकता है। यहाँ पे अकाउस्टिक्स, तो अकाउस्टिक्स इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्टडी ऑफ साउंड। Okay, so the correct option is B. Next we have another question related to physics. A phenomena in which signal transmitted in one circuit creates undesired effect in other circuit. ऐसा प्रोसेस जिसमें अगर किसी एक सर्किट में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, उसकी वजह से दूसरे सर्किट में डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, अनडिजायर्ड इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, नॉइज क्रिएट हो रहा है, तो उस फिनोमिना को बेसिकली क्रॉस टॉक कहा जाता है। कि जब भी जो है दूसरे सर्किट में इंटरफेरेंस क्रिएट हो उसको क्रॉस टॉक कहा जाता है। जबकि सिग्नल एटेन्यूएशन जो कि हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है, वो जब सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है उसको सिग्नल एटेन्यूएशन कहा जाता है, ये अनडिजायर्ड इफेक्ट में नहीं आता। सैम्पलिंग जो है वो जब एक कंटिन्यूस सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उसको सैम्पलिंग कहा जाता है, और क्रॉस लिंकिंग जो है वो पॉलीमर्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, सो यहाँ पे रिलेटेड नहीं है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रॉस टॉक। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव the SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो SI यूनिट है वो वेबर होता है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है WB से।
इसका जो सिंबल है वो WB। So the correct option is D, Weber. Next we have force on a moving charge in a uniform magnetic field depends upon magnetic flux density, the charge on the particle, the speed of particle, or all of the above. So basically जब भी एक मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में है, उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई की जाती है, तो उसको जो डिफाइन किया जाता है वो किया जाता है बाय लॉरेंट्स फोर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्स फोर्स लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू Q म्यू B साइन थीटा। ये जो है बेसिकली लॉरेंट्स फोर्स लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसमें Q क्या है? Q इज अ चार्ज on the particle, V is velocity or the speed of the particle, B is magnetic flux density and theta जो है वो एंगल है between velocity and magnetic field। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज होगी, उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई की जाएगी तो फोर्स किस चीज पे डिपेंड करेगी? तो यहाँ पे अगर हम फोर्स का फार्मूला देखें तो फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो तीनों पे डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी आ गया B, चार्ज भी आ गया Q, स्पीड भी आ गया म्यू। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? D, ऑल ऑफ द अबव। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लॉरेंट्स फोर्स लॉ। लॉरेंट्स फोर्स लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। Okay, next we have a form of energy which flows from a region of high temperature to a region of low temperature. एक ऐसी फॉर्म एनर्जी की जिसमें जो एनर्जी फ्लो हो फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन, उसको कहा जाता है हीट। हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो होती है। जबकि अगर हम वर्क को देखें तो वर्क जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होता है। जो बेसिकली एनर्जी जो है वो जब भी कोई फोर्स अप्लाई होता है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी को अगर हम देखें तो बेसिकली एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क है। एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डरनेस जो होती है आपके सिस्टम की। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी जो कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करे उसको हीट कहा जाता है। So the correct option is A. Next we have a question related to force. Which statement is incorrect about the force? Force के बारे में कौन सी statement incorrect है? फर्स्ट स्टेटमेंट है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। जैसे कि कोई चीज टूट सकती है, कोई चीज स्क्वीज हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है, तो शेप चेंज होती है। फोर्स अप्लाई होने से शेप चेंज हो सकती है। तो ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। देन सेकंड है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स अगर हम किसी फुटबॉल को, किसी चीज को किक करें, फोर्सली हम उसको थ्रो करें तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो ये भी करेक्ट है आपका। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई चीज आपकी मूव नहीं कर रही, स्टेशनरी पोजीशन पे है, रेस्ट की पोजीशन पे है, उसको आप अगर स्पीड से कोई चीज मारोगे तो वो एक्सीलरेट होना शुरू हो जाएगी, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो यस, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम ऑप्शन डी को देखें, फोर्स कैन चेंज द कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कोई भी मटेरियल, जैसे फुटबॉल है या कुछ भी है, कोई भी मटेरियल है किस चीज का बना हुआ है, तो वो कंटेंट आपका चेंज नहीं हो सकता। वो चीज जिससे भी मिलकर बनी हुई होगी उसका ओरिजिनल मटेरियल वही रहेगा। तो डी इज इनकरेक्ट हेयर कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का कंटेंट चेंज नहीं करता। शेप चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है, मटेरियल ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो सकता बाय अप्लाइंग फोर्स। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, फोर्स कैन चेंज द कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड मशीन। अब कंपाउंड मशीन बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दो सिंपल मशीन से मिलके बना हुआ हो। अब जैसे कि लिवर है, ये एक सिंपल मशीन है।
ये एक ही होता है। स्क्रू एक सिंपल मशीन है, एक ही होता है। व्हील भी एक सिंपल मशीन है। जबकि सीजर को अगर हम देखें तो सीजर को कंपाउंड मशीन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दो ब्लेड्स से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें किसके अंदर दो लीवर होते हैं, लीवर जो कि मिले हुए होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो एक लीवर को, एक ब्लेड को कंसीडर करें तो वो सिंपल मशीन कहलाएगा। और दोनों को कंबाइन करें, जब दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन्स मिलकर काम करने लगे, उसको कंपाउंड मशीन कहा जाता है। तो सीजर किस कैटेगरी में आता है? ये कंपाउंड मशीन की कैटेगरी में आता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन वी हैव मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब हमारे पास जो है, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स, एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स जैसे कि सोडियम हो गया या कैल्शियम हो गया, इनके ऑक्साइड्स, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। या दूसरे हमारे पास नॉन मेटल्स हो जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। सो यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स की नेचर क्या होती है। तो जब भी जो भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, उनको हम जब भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो नेचर में बेस होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को अगर हम देखें तो वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ये चीज आपको याद रखनी है। नॉन मेटेलिक मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन से हो जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, N2O5, फास्फोरस के ऑक्साइड्स, ये सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। इनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। और जबकि हम मेटेलिक ऑक्साइड्स को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो बेसिस प्रोड्यूस करते हैं। तो इनकी नेचर क्या हो जाएगी? नॉन मेटल्स की नेचर हो जाएगी एसिडिक, मेटल्स की नेचर हो जाएगी बेसिक। तो ये अक्सर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। Then next we have another question related to chemistry. When water vapors are cooled, the energy will be released and the gaseous state will convert into liquid water. सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें जो है, जिसमें हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसके वेपर्स बने, वेपोराइजेशन का प्रोसेस हुआ। अब सपोज टेम्परेचर अगर हम कम कर देते हैं, वेपर्स जब कूल हो जाएंगे, ये जब हाई एनर्जी की फॉर्म में होते हैं, एनर्जी जब बहुत ज्यादा होती है तो ये वेपर्स की फॉर्म में होते हैं। और जब इनको हम कूल करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो इनकी एनर्जी रिलीज होती है और ये गैस फॉर्म जो है वापस जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। जब भी आपका जो गैस है वो वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये किस चीज का अपोजिट है? वेपोराइजेशन का। लिक्विड अगर जब गैस में कन्वर्ट होगा, उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। और एवापोरेशन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आपका जो है वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, उसको एवापोरेशन कहा जाता है। और मेल्टिंग जो है वो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो मेल्टिंग। एवापोरेशन जो है जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वो एवापोरेशन होता है। वेपोराइजेशन में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन वेपोराइजेशन के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। एवापोरेशन रूम टेम्परेचर पे होता है, स्लो प्रोसेस होता है। जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो जब भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then next we have the most common element found on earth. अर्थ पे जो सबसे ज्यादा मोस्ट abundant जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट abundant एलिमेंट ऑन द अर्थ। ये अर्थ क्रस्ट में अराउंड 46% बायोमास प्रेजेंट होता है। जबकि हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पूरी यूनिवर्स में कॉमन एलिमेंट है, अर्थ में कॉमन एलिमेंट नहीं है। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में है और कैल्शियम आपका एबंडेंट एलिमेंट नहीं है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अर्थ में जो सबसे मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, वो ऑक्सीजन है। Okay, then we have another question related to chemistry. From among the following, which material is insoluble in water? इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन सेंड, रेत जो होती है, उसको आप पानी में डालो वो डिसॉल्व नहीं होगी, सॉल्युबल नहीं होगी, वो पानी में इनसॉल्युबल होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। जबकि शुगर को आप पानी में डालोगे, ग्लूकोज को आप पानी में डालोगे, या सॉल्ट, नमक को जब आप पानी में डालोगे तो वो
हल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनसॉल्युबल चीज कौन सी है? सैंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। बाकी सारे क्या है? सॉल्युबल इन वाटर। Then next we have a question related to chemistry. Which statement is incorrect about chemical reactions? अब chemical reactions जो होते हैं इनमें basically दो या दो से ज्यादा चीजें जब आपस में मिलती हैं या कोई एक substance जो होता है वो decompose होके new substances जब produce होते हैं उनको chemical reaction कहा जाता है। तो जो ऑप्शन ए है उसमें कहा जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस न्यू सब्सटेंसेस। तो यस, केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंसेस बनते हैं, तो ये इनकरेक्ट नहीं होगा। देन सेकंड हमारे पास है केमिकल रिएक्शंस ऑकर विथ द एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी। तो यस, कुछ केमिकल रिएक्शन हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, देन आपकी प्रोडक्ट बनती है। और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, देन आपकी प्रोडक्ट बनती है। तो जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें एनर्जी रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यस, आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। देन सी इज केमिकल रिएक्शंस में बी फास्ट, मॉडरेट और स्लो। तो यस, आपके कुछ केमिकल रिएक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस बहुत ही स्लो होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस थोड़ी देर में हो जाते हैं, मॉडरेट स्पीड पे हो जाते हैं। तो ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है? डी। डी में क्या कह रहा है कि स्टेट ऑफ मैटर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें यहाँ पे कह रहा है कि आपका स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होता। तो अगर तो आप किसी सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हो तो आपका सॉलिड भी बन सकता है, आपका लिक्विड भी बन सकता है, सॉलिड से गैस भी बन सकता है, लिक्विड से आपका सॉलिड भी बन सकता है। तो स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली केमिकल रिएक्शन में चेंज होती है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो केमिकल चेंज नहीं है? अब केमिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस बनता है, जब भी केमिकल चेंज होता है उसमें एक नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कोल। जब भी हम कोल को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है बेसिकली और नई चीज बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये केमिकल चेंज होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जब एयर का या मॉइस्चर का रिएक्शन होता है तो एक नया सब्सटेंस रस्ट बनता है, Fe2O3 रस्ट बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। तो ये भी केमिकल चेंज होगा। फोटोसिंथेसिस को अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में मिलकर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बना रहे होते हैं, नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये भी केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज कौन सा नहीं है? तो वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर हम आइस में देखें तो आइस में भी क्या होता है? H2O होता है। जब ये आइस में अगर सॉलिड फॉर्म में है H2O तो उसको आइस कहेंगे, और ये जब मेल्ट होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका फार्मूला, इसकी कंपोजिशन सेम रहती है। अगर आइस आपकी सॉलिड फॉर्म में है तो भी आपका जो मटेरियल है H2O ही है। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो भी इसका जो कंटेंट है, जो मटेरियल है वो सेम है, H2O है। सॉलिड आइस में भी H2O है, लिक्विड में भी H2O है। तो यहाँ पे कोई नई सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, सेम चीज है, सिर्फ आपकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। तो ये केमिकल चेंज नहीं होगा, ये फिजिकल चेंज होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आप अगर तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो या कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।